हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, मुझे कहना चाहिए कि केमिस्ट्री की बैकबोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में, देन उसके बाद हम कुछ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एंड देन मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्लास 12th में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ 11th क्लास के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस फर्स्ट चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री की रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली रिएक्शंस किस तरह से होती हैं और सारी कहानी उनके पीछे छुपी वो सब जानने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे चारों तरफ बुरी तरह से फैले हुए हैं। हम खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्रिएशन है। हमारी डाइट, हमारे जनरल यूज किए जाने वाले आर्टिकल्स, सब मेडिसिनल पार्ट, फ्यूल पार्ट, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इशुड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग पे ऐसा समझा जाता था कि एक ऐसा घना जंगल है जिसमें से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। ये कुछ 100 ईयर्स बैक लगभग वोलर का स्टेटमेंट था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए जंगल वेयर व्हेन वी एंटर वी गेट नो वे टू कम आउट। बट लॉन्ग रिसर्चेज ने हमारे लिए ये पाथ बहुत आसान कर दिया। रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड करती हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाती हैं और उनके पीछे क्या छुपे मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सब हम लोगों ने ऑर्गेनिक रिसर्चेज में समझने की कोशिश की। और उसी के लिए फाउंडेशन स्टोन रहेगा हमारा ये चैप्टर, जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम एंटर कर रहे हैं आज, तो आप देखें हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ कार्बन के चारों तरफ घूम रहे होंगे। अगर मैं ये कहूं कि आने वाले 30-40 लेक्चर्स के अंदर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोर्ड पे कार्बन को लिख रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन। ये मुझे लगता है मैं 95% सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की बात करूंगा। 5% कभी कभार मैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन लिखता नजर आऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कह रहा हूं कि कार्बन से ही डील कर रहा हूं। तो यहां पे इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे पोर्शन के अंदर मैं अगर कहूं तो मुझे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन्स, सिर्फ इनके कैरेक्टर्स को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और किसी एलिमेंट की मुझे कोई रेयरली बात करनी होती होगी, तो इसलिए मैं आज जो स्टार्ट करा रहा हूं वो यहीं से शुरू कर रहा हूं काम अपना। कार्बन ने जितना भी बड़ा वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म किया, उसकी एक खास बात थी कि वो सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स थे। हम सब जानते हैं कि कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लॉस या गेन नहीं कर सकता। एनर्जेटिकली ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करे, रिजल्टिंग वो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जाना जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योरली एक कोवेलेंट केमिस्ट्री रहने वाली है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, वो उनके बॉन्ड्स में प्रेजेंट आयनिक कैरेक्टर की वजह से होती हैं। कंफ्यूज मत होइए, बॉन्ड कार्बन ने किसी के साथ भी, चाहे वो कार्बन के साथ बनाना होगा, चाहे हाइड्रोजन के साथ या हेलोजन के साथ, वो डेफिनेटली कोवेलेंट बनाएगा। बट आप जानते हैं कि बॉन्ड के अंदर आयनिक और कोवेलेंट दोनों कैरेक्टर मौजूद होते हैं। तो जो उस कंपाउंड्स की रिएक्शन रहती हैं, वो उसके आयनिक कैरेक्टर की वजह से होती हैं। बेसिकली कंपाउंड का नेचर कोवेलेंट ही होता है। हम लोग यहां पे कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ मिलके कंपाउंड बना रहा होगा, और साथ में कभी कभार वहां पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन्स भी हमें दिखाई देंगे। अगर मैं नेचर ऑफ कार्बन की बात करूं, तो इन ब्रीफ हम उसकी एग्जिस्टेंस को लेके चैप्टर नंबर पी ब्लॉक का जो लास्ट चैप्टर था हमारा, उसमें हम लोग पढ़ के आए हैं कि कार्बन नेचर में डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूरिन इन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, कोल, कोक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज हम यहाँ पे उसके कंपाउंड्स किस तरह से बन रहे हैं, उनके ऊपर हमारा मेन फोकस रखने वाले हैं। तो अगर मैं कार्बन के डिफरेंट टाइप्स कंपाउंड में ऑब्जर्व करूं, तो मुझे कार्बन 3 डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में नजर आता है। एक हमारे पास आती है sp हाइब्रिडाइजेशन, एक हमारे पास आती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक हमारे पास आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको 2 पाई बॉन्ड नजर आते हैं कार्बन के साथ अटैच्ड। sp2 में 1 पाई बॉन्ड नजर आता है और sp3 में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। यू शुड रिमेंबर हियर, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के लिए यह बात एप्लीकेबल है।
मतलब किसी कंपाउंड में आपको अगर किसी पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना है तो आप सिंपली उसके अंदर प्रेजेंट पाई बॉन्ड्स को काउंट करें और उससे आप प्रेडिक्ट कर लें कि उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। यहां पे हाइड्रोजन हमें दिखता है और हैलोजन्स हमें दिखते हैं। तो हाइड्रोजन और हैलोजन के अंदर हाइब्रिडाइजेशंस नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये विदाउट एनी हाइब्रिडाइजेशन एज इट इज सिंगल एटम की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स या वैलेंसी की बात करूं कि कितने पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ वो बॉन्ड बनाने वाला है या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने वाला है, तो भी आप यही याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि H और X हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूं। मैं किसी X को लूं, लाइक क्लोरीन को, तो मुझे कई बार दिखा कि वो 3 फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बना लेता है, या वो 5 फ्लोरीन्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, या आयोडीन को मैंने देखा वो 7 फ्लोरीन्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको वो सीन कभी भी नजर नहीं आएगा। वहां आपको जब भी हैलोजन दिखेगा तो वो जस्ट लाइक हाइड्रोजन सिर्फ मोनोवेलेंट फॉर्म में नजर आएगा, मींस सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। वहीं आप कार्बन को देखें तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। टेट्रावेलेंट नेचर आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। क्या कंडीशनल है? हां, काफी हद तक कंडीशनल है। क्या एक्सीड या लेसर नहीं रह सकते? तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, कार्बन 4 से ज्यादा कभी नहीं बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हां, 3 या 2 बना सकता है, तो उस सिचुएशन में वो एक अनस्टेबल चार्ज्ड स्पीसीज रहती है। मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, मतलब वो मोमेंटेरली बना होगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बना होगा, इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। स्टेबल फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना सकता है, उस सिचुएशन में उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, या वो 3 बॉन्ड बना सकता है, उस सिचुएशन में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। वैसे ही नाइट्रोजन के लिए देखिए आप, मैंने नाइट्रोजन के लिए यहां लिखा हुआ है कि वो 3 बॉन्ड बनाता है। वो 4 भी बना सकता है और 2 भी बना सकता है। अगर 2 बनाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा, और अगर 4 बनाएगा तो उसके ऊपर उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर्ड आपको नजर आएगा। ये बातें आप अच्छे से क्रैम्ड फॉर्म में अपने दिमाग में सेटल कर लें। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनके लॉजिक्स नहीं समझ सकते, इनके लॉजिक्स भी हम लोग बॉन्डिंग के दौरान समझ के आए हुए हैं, बट यहां पे आज उसके लॉजिक्स के ऊपर बात करना जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रख के आगे बढ़ जाएं कि कार्बन मुझे हमेशा 4 बॉन्ड्स के साथ देखना है, ऑक्सीजन 2 के साथ और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स के साथ देखना है। हेलोजन और हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड के साथ देखना है। ये अपनी वैलेंसी को बिल्कुल एक्सटेंड नहीं कर सकता, जस्ट 3 और 2 बॉन्ड्स वाली कुछ अनस्टेबल स्पीसीज बन सकती हैं। ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, होंगी ये भी अनस्टेबल, बट फिर भी आपको कभी कभार नजर आएंगी। और सेम 3 बॉन्ड बनाने वाला नाइट्रोजन भी 2 या 4 बना सकता है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन जानता हूं तो मैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का भी बहुत बढ़िया से आइडिया ले सकता हूं। मुझे पता है sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी तो कार्बन लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, sp2 होगी तो प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और sp3 होगी तो वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी बॉन्डिंग के दौरान भी इन डिटेल पढ़ चुके होते हैं, और यहाँ पे भी कोई स्पेशल बात नहीं है। आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार्बन्स आपको दिख सकते हैं किसी कंपाउंड में बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। सी मैं आपको एक कंपाउंड दिखा रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH CHOH CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, या मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं इसको, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मैंने एक कंपाउंड दिखा रखा है, कार्बन का ही बना हुआ कंपाउंड है। मैं कह सकता हूं इसको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मैं अगर इसमें प्रेडिक्ट करना चाहूं कि कार्बन किस तरह से होगा, किस हाइब्रिडाइजेशन में होगा,
क्या उसका पर्टिकुलर व्यू होगा 3D के अंदर, तो मैं इस एक एग्जांपल पे समझने की कोशिश करता हूं। सी है, मैं इस कार्बन पे आता हूं, यहां पे मुझे किसी तरह का कोई पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो 3H दिख रहे हैं वो डेफिनेटली ये 3H इस कार्बन से ही जुड़े हुए होंगे। तो ये कार्बन आपका विदाउट पाई बॉन्ड है। आप कैसे सोचेंगे कि सर वो 3H ही जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि 2H आपस में जुड़े हुए थे और एक H सेपरेट था? तो मैंने आपको बोला आप इस बात को दिमाग में रखें कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं। H और H जुड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना रहा, वो तो H2 गैस है, आउट हो जाएगी, वो आपके सामने नजर नहीं आएगी इस तरह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कि कार्बन के साथ H2 गैस अटैच्ड है, हाइड्रोजन एटम ही अटैच्ड होंगे। तो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, कोई पाई बॉन्ड नहीं था, रिजल्टिंग ये कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखें, एक पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये sp2 होगा। सिमिलरली ये कार्बन, ये भी sp2 ही होगा। इस कार्बन को देखें, एक पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये भी sp2 ही होगा। इस ऑक्सीजन को देखें, इसके साथ भी एक पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये भी डेफिनेटली sp2 ही होगा। इस कार्बन को देखें, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल सिग्मा बॉन्ड हैं, तो ये sp3 होगा। इस कार्बन को देखें, इसको देखें, दोनों के पास एक एक पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों sp2 होंगे। ये कार्बन फिर कोई पाई बॉन्ड नहीं रखता, तो sp3 होगा। ये ऑक्सीजन कोई पाई बॉन्ड नहीं रखता, तो ये भी sp3 होगा। ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाए हुए है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये नाइट्रोजन भी सिमिलरली sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप सभी एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन एटम किस हाइब्रिडाइजेशन को पोजेस करता है। अगर यहां कहीं H आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, या कोई हेलोजन दिख जाए, तो आप ध्यान रखिएगा हमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। जैसे मान लीजिए हमें कहा गया प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ CH2O एंड CH3CN, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन के 3, और हुक और क्रुक जैसे तैसे मैं ये काम कर दूं, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाऊं। तो मैं यहां देखता हूं ये कार्बन है, इसके कैसे बनाऊं 4 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन दे देता हूं इसको, एक H दे देता हूं, एक और H दे देता हूं, और यहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता हूं। तो मुझे पता है कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए जाना जाता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं ये बात कि कार्बन कार्बन पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, और ऐसा करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। जब इसका स्ट्रक्चर नजर आ गया तो आपको यह भी पता चल रहा है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपको कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा? सी हियर, प्लेनर स्ट्रक्चर नजर आएगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन में होंगी विद 120 डिग्री एंगल। ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं, 3 प्लेन के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, और यहां पे एक O लगा हुआ है। एक p ऑर्बिटल यहां कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड होगी। देखो कार्बन का ये एक्साइटेड स्टेट था, आप दोबारा से अपने सामने रख सकते हैं इसको। ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट था 4 बॉन्ड बनाने के लिए। अगर एक पाई बॉन्ड बनाना है तो एक p ऑर्बिटल को आप अनहाइब्रिडाइज्ड छोड़ेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं तो 2 p ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिडाइज्ड छोड़ेंगे। तो मुझे क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड बनाना था तो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। कैसे है वो p ऑर्बिटल? देखेंगे पेन का डायरेक्शन, ये इस तरफ एक हाफ लोब आ रहा होगा p ऑर्बिटल का, हाफ बैक पे जा रहा होगा। सेम यहां ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, उसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, और वो भी एक लोब आगे की तरफ निकल रहा होगा, एक बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा होगा, और उनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, एक ने बॉन्ड बनाया है, एक अभी खाली पड़ा है, तो ये p ऑर्बिटल्स साइड ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगी। आप ध्यान दें p ऑर्बिटल कैसे है, ऐसे आपकी तरफ हाफ लोब आ रहा है दोनों का, ऐसे पीछे की तरफ लोब जा रहा है, और फिर साइड्स ओवरलैप करके वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि ये 3 बॉन्ड मैंने प्लेन में लिए हैं। अगर मैं इन बॉन्ड्स को आपकी तरफ और पीछे की तरफ कर दूं, लाइक सी हियर, ये बॉन्ड आपकी तरफ निकला हुआ है, ऐसे जब भी आपको बॉन्ड दिखाया जा रहा होगा डार्क लाइन से, तो इसका मतलब ये बोर्ड से प्लेन से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और ये बोर्ड से पीछे की तरफ जा रहा है, बैक साइड। लाइक अगर मैं आपको 3D व्यू दिखाऊं, यहां मुझे कोई मटेरियल दिख नहीं रहा, चलो अभी मैं सर्च करके दिखाता हूं आपको, तो इसी पे समझे आप। ये मान लीजिए यहां कार्बन है, तो एक बॉन्ड ऐसे आपकी तरफ निकल रहा है, एक बॉन्ड ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है, और एक बॉन्ड यूं प्लेन में जा रहा है। तो ये मैं उसको ऐसे दिखा रहा था, यहां पे 2 H लगे हुए थे और यहां पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ था,
अब वो जो पी ऑर्बिटल आपको दिख रही है वो इस बोर्ड पे ही है दोनों, और उन्होंने साइड्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये आपके पास इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा। सटीकली आप ये बता पा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक फ्लैट प्लेन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यहां ये इस फ्लैट प्लेन स्ट्रक्चर पे यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ऊपर या नीचे। जस्ट यू सी हियर, ये पाई पी ऑर्बिटल्स हैं अबव एंड बिलो दी प्लेन। एक पी ऑर्बिटल ऐसे होगी ऑक्सीजन के पास, और एक यहां पे ऐसे होगी, ये सी के पास होगी, यहां ओ के पास होगी। तो उन्होंने साइड्स ओवरलैप किया हुआ है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो दी प्लेन होगा, और जबकि एटम्स सारे के सारे इन द प्लेन होंगे। ये आपके पास CH2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का अपीयर होगा। या आप CH3CN को देखें तो लेट मी अगेन ट्राई। बस मेरे दिमाग में फिर वही बात चल रही है कि मुझे तो सबके बॉन्ड पूरे करने हैं। कार्बन के 4 बनाने हैं, H का 1 बनाना है, और नाइट्रोजन के 3 बनाने हैं। तो देखिए यही एक स्ट्रक्चर है जो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। कोई और कर सकता होगा तो वी विल ट्राई, बट अभी तो फिलहाल इसी पे फोकस करें। ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। मैं हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहूं तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, जस्ट बिकॉज 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। कैसे दिखता होगा ये? तो sp3 के लिए आप क्लियर रहे, इसको कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाना था, तो कोई ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड नहीं रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। सो लेट मी प्रिंट हेयर कार्बन विद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कार्बन की होंगी वो इस तरह से टेट्राहेड्रली होंगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को दिखाने के कई तरीके होते हैं, तो आप रिकॉल करें, आप लोगों को बॉन्डिंग के दौरान भी समझाए गए हैं, मैं फिर दोबारा से एक बार बता रहा हूं। टेट्राहेड्रल को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये जनरल सी बात है कि टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, बट इस स्ट्रक्चर को देख के ऐसा लगता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, जो कि टेट्राहेड्रल में कभी नहीं होता, वो 109 डिग्री होता है। तो हमें दिमाग में ऐसा परसेप्ट करना होता है कि ये एंगल कुछ डिफरेंट है। तो दिखाने का इसको एक तरीका कुछ ऐसा रहता है कि हम 2 बॉन्ड प्लेन में दिखा देते हैं, एक बिलो दी प्लेन दिखा देते हैं, और एक अबाव दी प्लेन दिखा देते हैं। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल को बहुत कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग आने वाले चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे कि मे बी नेक्स्ट लेक्चर पे ही शुरू हो जाए कि कंपाउंड्स को रियली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी एक कंपाउंड को दिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सभी तरीकों का मतलब एक ही होता है, बट उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है। इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताऊं। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि भैया आप अपने पिछले 10 साल के मार्क्स बताइए, तो एक बच्चा खड़ा होता है और खड़ा होकर मुझे बताने लग जाता है, सर फर्स्ट में मेरे 95% आए, सेकंड में मेरे 98 आए, थर्ड में मेरे 85 आए, फोर्थ मेरे, और ऐसे करते करते जब वो अपना 10th का स्कोर बता रहा होता है तो मैं उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का स्कोर भूल चुका होता हूं। एक दूसरा बच्चा आता है, वो मेरे सामने एक बार डायग्राम पेश करता है, कुछ इस तरह से बार डायग्राम बनाता है कि सर फर्स्ट में मेरे ये परसेंटेज था, सेकंड में मेरा ये परसेंटेज था, थर्ड में मेरा ये परसेंटेज था, फोर्थ में मेरा ये परसेंटेज था। तो मैं इस तरह से बार डायग्राम को देख के, या मैं एक ग्राफ बना के वो दिखा रहा है तो उस ग्राफ को देख के मैं उसकी जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 साल में वो ज्यादा आसानी से एनालाइज कर सकता हूं। तो बातें तो सभी ने वही बताई हैं कि फर्स्ट टू 10th उन्होंने क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, बस उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट था। एक ने हर साल के मार्क्स दिखाए, दूसरे ने उसी पॉइंट को बार डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया, तीसरे ने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। तो डेफिनेटली जो बार डायग्राम या ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका व्यू मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू जो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ये सारी बातें बोल रहा है। और यही चीज यहां पे है। मैं लिखने को तो मीथेन को ऐसे लिखता हूं CH4, लेकिन ये मुझे कतई कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं इस मीथेन को ऐसे लिख देता हूं तो मुझे काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। लेकिन जब उसी मीथेन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं तो मुझे फिर साफ दिखने लग जाता है कि C और H के बीच का एंगल 109 डिग्री के आसपास है। तो मतलब उसी मीथेन को ये लिख देता तो भी सही था, मीथेन ही समझते आप इसको, उसको ऐसे लिख रहा था तो भी सही था, मीथेन ही समझते आप इसको, और इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये भी मीथेन का ही रिप्रेजेंटेशन है। सो मैं क्या बता रहा था आपको कि टेट्राहेड्रल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 3D के अंदर हम इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है
इस तरह की और भी कई रिप्रेजेंटेशन आएंगी, अलग अलग नामों से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिशर ने कुछ बताया, सी वेज ने कुछ बताया, न्यूमैन्स ने कुछ बताया। इस सब साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके बताए हुए हैं, जो डे बाई डे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट आप यहां समझें कि मैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कैसे दिखाना चाहता था। दो बॉन्ड्स मैंने इन प्लेन दिखाए, ये जो सिंपल लाइन है। एक डार्क लाइन, मतलब ये अबव द प्लेन, अबव द बोर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ बॉन्ड है। और ये बैक टू दी बोर्ड, बिलो द प्लेन बॉन्ड है। तो वापिस आता हूं अपने पॉइंट पे जहां पे मैंने ये पॉइंट शुरू किया था। ये मैं वो कार्बन दिखा रहा हूं आपको जो sp3 हाइब्रिडाइज था, जिसके साथ 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन्स हैं और 1 कार्बन है। अब ये कार्बन देख रहा हूं तो ये तो 180 डिग्री एंगल के साथ लीनियर है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्कुल बॉन्ड की डायरेक्शन यही बनी रहेगी। और ये आपके पास 180 एंगल के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, ये 109 डिग्री एंगल्स के साथ HCH बॉन्ड एंगल होगा। और इस तरह से आप इसका 3D स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं अगर कोई और एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा चूज करूं जिसमें तीनों हाइब्रिडाइजेशन मुझे दिख रही हूं, तो लेट मी राइट a particular case here. This is your CH3, CH double bond CH, then again CH2, C double bond O, CH3. Yes, एक और दिखा देता हूं यहीं पे ताकि कुछ क्लियर रहे। इसको देखें, काफी बड़ा हो गया वैसे तो ये, पर चलो कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे कि किस तरह से ये 3D में हमें दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट साइड पे जो कार्बन आपको दिख रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां से स्टार्ट करता हूं, देखो sp3 है तो मतलब 2 बॉन्ड मुझे प्लेन में दिखाने हैं, एक अबव दी प्लेन दिखाना है और एक बिलो दी प्लेन दिखाना है। तो यहां पे मैं C ले लेता हूं, यहां पे मैं H ले लेता हूं। आप कहेंगे सर यहां C नहीं ले सकते थे क्या? तो मैं कहूंगा कहीं भी ले लो, पर मुझे प्लेन पे मेन चेन को रखने का मन है। H अबव और बिलो होते रहे, कोई इश्यू नहीं है, तो इसलिए मैंने इस कार्बन को यहां रखा। अब इस कार्बन को देखें, ये प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो ये 120 एंगल के साथ एक प्लेनर स्ट्रक्चर विद 120 डिग्री एंगल। थोड़ा बहुत एंगल का मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल आपको 120 जैसा ही नजर आए। इन द प्लेन में इस कार्बन को दिखा रहा हूं। और ये नेक्स्ट कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी इन प्लेन ही होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कार्बन जो आपके पास आ रहा है, इसका फिर प्लेन देखिए कैसे बना रहा हूं। एक ये इधर की तरफ चला गया, एक ये इधर की तरफ चला गया। तो मैं यहाँ पे भी ध्यान दे रहा हूं कि 120 डिग्री एंगल ही बनना चाहिए, जो sp2 का कैरेक्टर होता है। ये और ये दोनों कार्बन क्योंकि प्लेनर है, sp2 है, तो मैंने पूरा ध्यान रखा कि यहाँ भी मुझे लगभग 120 डिग्री एंगल्स के साथ ही बॉन्ड्स दिखने चाहिए। सी है, यहाँ पे मैं एक H लगा रहा हूँ, सारे बॉन्ड इन प्लेन दिखाने हैं मुझे। यहाँ पे भी मैं एक H लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं वो कार्बन पुट कर रहा हूँ नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके 4 बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे एक अबव दी प्लेन, एक बिलो दी प्लेन। डायरेक्शन में मत जाइए कि वो ऊपर नीचे क्यों कर दिया सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन और समझने का तरीका है। ये आपका नेक्स्ट कार्बन आ गया, ये कार्बन फिर आपका sp2 आ गया। तो sp2 आ गया तो फिर आपको एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनता नजर आएगा, सी लाइक दिस। ये 120 डिग्री एंगल्स के साथ फिर दिख रहा है आपको यहाँ। एंड देन उसके बाद ये फिर sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड में तो बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट कार्बन ये भी 180 डिग्री पे ही होगा, ये भी 180 डिग्री पे ही होगा क्योंकि दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये नेक्स्ट कार्बन आएगा और अब इसके साथ फिर 3 बॉन्ड आपको जो दिखाने हैं, तो एक आप बिलो दी प्लेन दिखाएं, एक आप अबव दी प्लेन दिखाएं और 2 बॉन्ड्स इन द प्लेन अगर आप दिखाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके पास 3D रिप्रेजेंटेशन होगा इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। यहाँ पाई बॉन्ड दिखाना है आपको, डेफिनेटली वो अबव एंड बिलो दी प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। और कहीं पाई बॉन्ड था, यस यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी आपको पाई बॉन्ड दिखाना होगा। ये भी अबव एंड बिलो दी प्लेन, मतलब पी ऑर्बिटल ऐसे होंगी, एक एक लोब आपको ऐसे दिख रहा होगा और वो पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही होंगी। पीछे की तरफ भी सेम ऐसे ही, सेम ये बात यहाँ पे और सेम ये बात यहाँ पे। एक पी ऑर्बिटल ऐसे होंगी, एक एक्सिस वाली, और एक ऐसे होंगी, तो ये साइड्स ओवरलैप करेंगी और ये साइड्स ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से एक सिलिंड्रिकल सा स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के बीच में नजर आएगा पाई बॉन्ड्स के साथ। सी हियर, लाइक ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये 2 पी ऑर्बिटल ऐसे होंगी और वो साइड्स ओवरलैप करेंगी। 2 पी ऑर्बिटल ऐसे होंगी और वो साइड्स ओवरलैप करेंगी, तो यहां पे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और ऊपर की तरफ भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। मींस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक सिलिंड्रिकल सा अपीयरेंस इन 2 कार्बन्स के बीच में नजर आएगा। ये इतनी सारी चीजें जो मैं यहां आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिंपली मॉलिक्यूल के ऊपर एक लुक लेने के लिए है कि मॉलिक्यूल इन सच
3D के अंदर अगर हम देखें तो हवा में वो कैसे तैर रहा होगा, या किसी भी मीडियम में है, किसी भी फॉर्म में है, तो वो किस तरह से हमें दिखाई देगा। एक कार्बन के चारों तरफ जो एटम्स जुड़े हुए होंगे तो वो किस तरह से जुड़े हुए होंगे। ये स्पेस के अंदर हमें उनकी डायरेक्शन को समझना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जो हम यहां इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और मैंने हेडिंग लिख रखी थी स्टार्टिंग पे, उसी को यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ कार्बन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ये 4 तरह के कार्बन मुझे कंपाउंड्स में नजर आ सकते हैं, और 3 तरह के हाइड्रोजन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, एक कंपाउंड रादर लिख रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखें। ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। आपको ये कंपाउंड बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आप उन कार्बन्स को देखिए जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, आई विल कॉल इट प्राइमरी कार्बन। ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, आई विल कॉल इट प्राइमरी 1 डिग्री या प्राइमरी। आई विल कॉल इट प्राइमरी, आई विल कॉल इट प्राइमरी एंड आई विल कॉल इट प्राइमरी। तो आपको यहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि 5 प्राइमरी कार्बन हैं, 5 प्राइमरी कार्बन हैं आपके पास। और प्राइमरी कार्बन के साथ लगे हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं, तो आप कह सकते हैं 15 आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये सी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। कार्बन और हाइड्रोजन का काउंटिंग कर रहा हूं, तो प्राइमरी कार्बन मेरे पास 5 निकले और प्राइमरी हाइड्रोजन मेरे पास 15, क्योंकि हर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो टोटल 5 कार्बन पे मेरे पास 15 हाइड्रोजन होंगे। अब 2 कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, सी है, ये सिर्फ एक ही कार्बन है जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। तो सेकेंडरी कार्बन 1 होगा और उसके साथ लगे हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे, वो 2 होंगे। जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देखें, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी कार्बन होगा, ये भी 1 है, और हाइड्रोजन भी ऑब्वियसली 1 लगा हुआ है उसके साथ, तो वो 1 ही होगा। और क्वाटरनरी कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो 4 कार्बन से अटैच्ड क्वाटरनरी कार्बन होता है, वो भी यहां पे 1 है। और क्वाटरनरी हाइड्रोजन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है वो फर्दर एच नहीं पोजेस कर सकता। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी ये किस तरह के कार्बन हैं। किसी भी मॉलिक्यूल पे आप जाएं और इस तरह से चेक करें कि कितने कार्बन फर्दर उसके साथ अटैच्ड हैं। बट एक बात को ध्यान रखें, ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन जहां पे सिंगल बॉन्ड कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होगी। तो आप सिंपली चेक करें, जितने प्राइमरी कार्बन होंगे उसके थ्राइस हाइड्रोजन होंगे प्राइमरी, जितने सेकेंडरी कार्बन होंगे उससे ट्वाइस हाइड्रोजन होंगे, एंड सिमिलरली जितने टर्शरी कार्बन होंगे उतने ही टर्शरी हाइड्रोजन। और क्वाटरनरी का तो हाइड्रोजन को लेके कोई स्टोरी है ही नहीं। तो इस तरह से आप 4 तरह के कार्बन कंपाउंड में प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी आज ये जस्ट इंट्रोडक्शन सा था, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा सा और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कितनी तरह के होते हैं, और फिर उनको रिप्रेजेंट करने के बाद किस किस वे में उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ये सारी बातें समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन को करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक कितने टाइप का क्वेश्चन, किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड देन हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ रिपीटेडली अपने नोटबुक को साथ लेके बार बार उसको लिख के प्रैक्टिस करके याद रखने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें हैं, आज जो बता रहा हूं 2 महीने बाद भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होंगी, तो एक भी बात को भूलने की कोशिश ना किए हुए इसमें आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। गुड बाय।